रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन मैं कहानी में आगे बढ़ूं, कहानी आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ में दो बातें कर लेता हूं। कल की वीडियो को लेके माफ़ीनामा आप लोगों से है। वो ये है कि कल के दिन थंबनेल को लेके बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, जो क्राइम स्टोरी थी बेहतरीन थी, आपने बेहतरीन क्राइम स्टोरी सुनाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी थंबनेल पे कुछ और था और वीडियो के अंदर कुछ और था, तो ठगा ठगा सा महसूस होता है। ऐसा कुछ लोगों ने शिकायत की। तो बाद में जब मैंने उस थंबनेल को गौर से देखा तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैं बड़ी गलती कर चुका हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि जब मैंने कल के दिन क्राइम स्टोरी सुनाई, उसके बाद में जब थंबनेल बनाने के लिए मैं बैठा और तो मेरे पास में इतना समय नहीं था, क्योंकि कोई उसी समय घर पे कोई गेस्ट आ गया था। फिर उसी समय मैंने थंबनेल, जिससे मैं थंबनेल बनवाता हूँ, उसको दिया। मैंने सारी चीज़ें उसको भेज दी। लेकिन दोस्तों, बाई मिस्टेक उसने थंबनेल पर फ़ोटो तो चेंज कर दिए, लेकिन जो हेडिंग थी पुरानी वाली, उसके पास में फॉर्मेट सेव होगा, वही लिखी रह गई। और इस वजह से जो थंबनेल था वो आप लोग को मिसलीडिंग देखने को मिला। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन क्राइम स्टोरी में कोई शिकायत नहीं थी। एक बेहतरीन क्राइम स्टोरी थी जो हर सैटरडे को मैंने एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें अवैध संबंधों से परे होकर मैं आप लोग को क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ। तो एवरी सैटरडे आप लोग देखेंगे जो क्राइम स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा दमदार और बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद में आप लोग हैरत करेंगे कि एक महिला है और उसका बेटा है, साथ के साथ उसका बाप है। बेटा कटघरे में खड़ा हुआ है, महिला और जो बाप था वो सामने बैठे हुए हैं। और उसके बाद में जो माँ होती है, जो बाप होता है, वो कहते हैं कि जो हमारा बेटा है इसे आजीवन कारावास की नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ था कि कोर्ट ने जब इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तो घर वाले फांसी की मांग क्यों कर रहे थे? और जब समाज में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये बातें पहुंची तो इस 21 साल के लड़के के लिए हर कोई यही क्यों बोल रहा था कि आखिरकार इस बेटे को जो आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, ये ना होकर इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों के सामने रखूँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू तो करने ही वाला हूं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक बड़ा कम करते हैं, तो अपना लाइक और कमेंट्स ज़रूर करा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोग के सामने ऐसे ही बेहतरीन क्राइम स्टोरीज़ लगातार लेके आते रहें, हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से। और 10 अगस्त साल 2022 ये वो दिन था कि बांग्लादेश की एक अदालत के अंदर एक फ़ैसला सुनाया जा रहा है। इसमें कटघरे के अंदर एक 21 साल का नौजवान लड़का सलीम खड़ा हुआ है। अदालत की तरफ से फ़ैसला सुनाया जाता है। जज साहब जो होते हैं वो फ़ैसला सुनाते हैं, कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 21 साल का सलीम कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और उसके बाद में जज साहब कहते हैं कि इसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर ये 2 लाख रुपए का जुर्माना नहीं देता है तो 10 साल अतिरिक्त सज़ा इसको और भी ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये बात सलीम के माता पिता अशरफ और उसकी मां नसरीन सुनते हैं तो अशरफ कहते हैं कि दरअसल मेरे बेटे सलीम को जो सज़ा हुई है ये बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि मैं कोर्ट से और जज साहब से आग्रह करता हूँ कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और दोस्तों, जब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची थी तो हर कोई हैरान परेशान था और हर कोई यही कह रहा था कि सलीम को जो सज़ा हुई है ये सज़ा कम है, बल्कि इसको और भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी और इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। तो ऐसा क्या जुर्म था सलीम का जो आखिर उसको इस तरीके की सज़ा की मांग लोग कर रहे थे? यही सब कुछ जानने के लिए हमें इस घटना में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल 2 मार्च साल 2021 का वो दिन था कि बांग्लादेश के जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उसी गांव के अंदर अचानक से सुबह सुबह कोहराम मचने लगता है। दरअसल अशरफ जो सलीम के पिता हैं, जिनकी उम्र 40 साल है, और उसकी मां नसरीन है जिसकी उम्र 35 साल है। अशरफ अपनी फैमिली के साथ में इसी गांव में रहा करते थे। इनकी फैमिली में खुद अशरफ थे, पत्नी नसरीन थी, 21 साल का बेटा सलीम था और अशरफ की माँ गुलिश्ता बानो। जो गुलिश्ता बानो थी उसकी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास थी और उसी के साथ ये जो पूरा परिवार था रहा करता था। लेकिन 2 मार्च साल 2021 को अचानक से जब अशरफ और नसरीन किसी शादी समारोह में गए हुए थे, जब वो रात को लौट के आते हैं तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद में
जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो देखते क्या है कि जो गुलिस्ता बानो है, उस गुलिस्ता बानो की किसी ने बहुत ही बेदर्दी के साथ में हत्या कर दी है। बेटे सलीम को आबाद दिया जाता है। तो सलीम जब पहुंचता है तो सलीम से पूछा जाता है कि तुम्हारी दादी की किसने हत्या कर दी, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं? तो सलीम बताता है कि मैं तो बेखबर सो रहा था और मुझे नहीं पता कि दादी की किसने हत्या कर दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो खबर थी पूरे गांव के अंदर, जो टाउन था उस टाउन के अंदर फैल जाती है। देखते ही देखते अशरफ की माँ की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है, इस तरीके की खबर फैलने लगती है। उसके बाद में सारे ही गांव वाले अशरफ के घर की तरफ आने लगते हैं। जो दादी थी, उस दादी की हालत ऐसी थी कि उसके गले को काट दिया गया था, उसके जो सीने थे उन सीनों को काट दिया गया था, हाथों की उंगलियां काट दी गई थीं, प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे। इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद में लोग वाकई हैरान थे और लोग यही सोच रहे थे कि 75 साल की इस बुजुर्ग महिला ने आखिरकार किसी का क्या बिगाड़ा है। लिहाजा वहाँ से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी इस मामले को जब सुनती है तो पुलिस भी बड़ा अचरज में पड़ जाती है, क्योंकि आमतौर पर किसी जवान की मौत होती है तो पुलिस को इस मामले में सुलझाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर मामला एक 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का था। लिहाजा पुलिस पहुँचती है, उस पूरे घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, जो क्राइम सीन था उस क्राइम सीन को सील करती है और उसके बाद में डेड बॉडी का पंचनामा कर सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, इधर परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। पुलिस सबसे पहले अशरफ से पूछताछ करती है। अशरफ से पूछती है क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश थी? हो सकता है किसी ने रंजिश में तुम्हारी माँ को मार दिया हो। तो अशरफ बताते हैं कि साहब हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं और हमारी भला किसी से क्या रंजिश, क्या दुश्मनी। उधर जो नसरीन थी उससे भी पूछताछ की जाती है। तो नसरीन कहती हैं कि जो हमारी सास थी ना तो कहीं बाहर जाती थी, ना मोहल्ले पड़ोस की किसी महिला के साथ में उनकी कभी अनबन हुई। लिहाजा इस तरीके से हत्या हो जाना, वो भी 75 साल की एक महिला की, ये बड़ा परेशानी वाला मामला है। जो घर में पोता सलीम था उस सलीम से भी पूछताछ की जाती है और पुलिस वाले ये पूछते हैं खासकर सलीम से कि तुम जब इस घर के अंदर थे तो तुम्हें क्यों मालूम नहीं चला इस घर के अंदर कौन आया, किसने हत्या कर दी, किसने नहीं। तो सलीम भी वही बातें बताता है जो उसने अपने माता पिता यानी अशरफ और नसरीन को बताई थी। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है और पुलिस सबसे पहले इस वाले एंगल पर छानबीन करती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर के अंदर कोई लूटपाट के इरादे से आया हो और जो गुलिस्ता थी जिसकी उम्र 75 साल थी, दादी थी घर की, उसकी आंख खुल गई हो, उसने चोर का विरोध किया हो, उसके बाद में हत्या हो गई हो। लेकिन पुलिस जितने भी डोर थे सारे डोरों को चेक करती है तो वहाँ से एंट्री एग्जिट में पुलिस के सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जिसमें कोई फोर्सफुल एंट्री या फिर गेट खुला हुआ, ऐसा कुछ भी पुलिस के सामने नहीं था। अशरफ यही बताते हैं कि हम 4 बजे आए, हमने गाड़ी निकाली, हमारे पास दूसरी चाबी थी, उस चाबी से हमने गेट खोला और घर के अंदर आके देखा तो हमारी माँ की इस तरीके से हत्या। जो अशरफ थे काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, ठीक ठाक इनका घर था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करते हैं। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी आ जाती है। 2 से 4 दिन गुजर चुके थे लेकिन कातिल का अभी तक कोई पता नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली लिखा होता है कि मरने से पहले इस महिला ने काफ़ी जद्दोजहद की थी और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस 75 साल की महिला के साथ में रेप किया गया था। अब दोस्तों जैसे ही रेप की बात आती है तो पुलिस वाले क्या बल्कि गांव के और जो अशरफ थे और जो नसरीन थी सब के सब हिल जाते हैं कि आखिर 75 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में भला कौन रेप करेगा। अब ये मामला बड़ा हैरान करने वाला भी था, बड़ा परेशान करने वाला भी था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं और पुलिस वाले सबसे पहले आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उन आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले पुलिस वाले उन आस पड़ोस के लोगों से सवाल ये करते हैं कि इस रात तुमने यहाँ से किसी संदिग्ध को आते जाते देखा? तो सारे ही लोग ये बताते कि साहब हमने ना आते देखा, किसी को न जाते देखा। अब दोस्तों पुलिस वाले तो उनके बयान लिख चुके थे लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि न कोई पड़ोसी किसी बात को बता रहा है, न घर वाले किसी बात को बता रहे, न घर के अंदर कोई CCTV कैमरा है। लेकिन इसी दौरान उसी चौराहे पर, जिस चौराहे पर इस अशरफ का घर था, वहाँ पर एक किराना स्टोर था और उस किराना स्टोर में एक CCTV कैमरा लगा हुआ था। पुलिस जब उस किराना स्टोर पर पहुँचती है तो पता ये चलता है कि अशरफ के घर का जो गेट है वो पूरा गेट इस CCTV कैमरा में कवर हो रहा है। लिहाजा अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो केस है अब बहुत जल्द ही खुल सकता है, क्योंकि हम लोग उस दिन के CCTV फुटेज देखेंगे और CCTV फुटेज में कोई व्यक्ति आता जाता दिखेगा, उसे गिरफ्तार कर लेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा। मामला पानी की तरह साफ था। लेकिन दोस्तों पुलिस को सबसे ज़्यादा हैरानी जब होती है कि जब उस CCTV फुटेज में कोई भी ऐसा संदिग्ध
रात के समय उस घर के आसपास भी नहीं भटकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब मामला बड़ा गंभीर था, लिहाजा पुलिस वाले अब इस पूरे मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं और पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना इस घर का जो पोता सलीम है, जो उस रात घर के अंदर ही था, एक बार इससे सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं फिर से इस अशरफ के घर में पहुंचते हैं और वहां से सलीम से पूछताछ शुरू करते हैं। तो सलीम शुरुआत में तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन जितने भी गोलमोल जवाब वो पुलिस को दे रहा था, पुलिस समझ रही थी कि सलीम का इसमें कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। लिहाजा पुलिस अब सलीम को उठाती है। उठाने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके पहुंचती है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अब सलीम को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में पुलिस वाले जब इसकी मेहमान नवाजी करते हैं तो जो सलीम था ये पुलिस के सामने टूट जाता है। और दोस्तों टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों आप लोग जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है। दरअसल सलीम बताता है कि वो अपनी दादी के साथ में पिछले 4 सालों से अवैध रिश्तों में है, आपत्तिजनक रिश्तों में है। सलीम बताता है कि जब भी कभी उसके माता पिता घर पे नहीं होते थे वो अपनी दादी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। बात यहाँ से शुरू होती है कि एक रोज़ सलीम के सर में बहुत तेज़ ज़ोरों का दर्द हो रहा होता है और उस समय सलीम के घर में ना उसके पिता अशरफ होते हैं, ना नसरीन होती हैं, माँ भी घर पे नहीं होती, पिता भी घर पे नहीं होते हैं, बस दादी घर पे होती है। तो सलीम अपनी दादी से कहता है कि उसकी सिर की मालिश कर दो। दादी जब सलीम के सिर की मालिश कर रही होती है तो उसी समय दादी को सलीम झांसे में ले लेता है। दादी भी शायद बरसों से इन सारी चीज़ों को तरस रही थी, इसलिए वो भी इन सारी चीज़ों के लिए हामी भर देती है। और उसके बाद में सलीम जो था उसी रात अपनी दादी के साथ में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है। जब एक 21 साल का लड़का 75 साल की महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो आप समझ सकते हैं कि 75 साल की महिला को किस तरीके का प्लेजर मिल रहा होगा। लिहाजा जो दादी थी अभी अपने पुत्र सलीम की दीवानी हो चुकी थी, लेकिन सलीम आए दिन इन्हीं चीज़ों के लिए फोर्स किया करता था और जब कभी भी माता पिता घर पे नहीं होते थे वो अपनी दादी के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। लेकिन एक 75 साल की महिला, शायद उसके अंदर इतनी ज़्यादा वासना नहीं थी, लेकिन जो सलीम था ये अपनी वासना में अंधा हो चुका था और ये 1 बार नहीं कई बार अपनी दादी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। इसका नतीजा यह था कि कई बार दादी विरोध भी करती थी और इसी तारीख को यानी 2 मार्च साल 2021 को जब ये पूरा मामला हुआ तो 1 मार्च की बात है कि परिवार वाले किसी शादी में गए होते हैं और सलीम जो था वो शराब पी के आता है। शराब पीने के बाद में ये अपनी दादी के साथ में उसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दादी इनकार कर देती है। जब वो इनकार कर देती है तो सलीम जो था वो अपनी दादी के साथ में मार पिटाई करता है, काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है, गले से उसके रस्सी से गला दबाता है, उसके बाद में उसका रेप करता है और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर ये अंदर सोने चला जाता है। बहरहाल दोस्तों जब ये पूरा मामला खुलता है, पुलिस मामला दर्ज करती है, उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होती है और बहुत जल्द से जल्द इस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होती है, जिसके बाद में हर लोग कह रहे होते हैं कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग ऐसे पोते के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें MD हसन रज़ा हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा आपने कल नाम लिया उसके लिए बहुत अच्छा लगा और आप जो भी कहानी सुनाते हैं बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। तो MD हसन रज़ा जी आपका शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी, तो सोहन लाल जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में रहमत अंसारी हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार फ्लावर बनाते हैं, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी वेरी नाइस स्टोरी लिखते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, टाइम कुछ भी हो पर आप स्टोरी सुनाते रहिए, तो जयराज जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं भाई बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रॉम हम हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से जावेद अंसारी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। लईक अब्बास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, इनकी पत्नी गुलिस्तानाज हैं, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, आप लाजवाब हो मेरे छोटे भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब बनाए जल्द ही 5 महीने तक। तो हसीबुल अंसारी जी इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, तो हारून अंसारी जी आपका शुक्रिया। फुरकान मलिक हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, तो भाई वालेकुम सलाम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं।
उसके बाद हेमंत कोकरे हैं, लिखते हैं नमस्ते सलाम भाई। तो भाई नमस्ते सलाम, कैसे हैं आप। उसके बाद में दीपक सिंह हैं, लिखते हैं दीपक भाई न्यू दिल्ली इंडिया से कहानी सुनते हैं। तो दीपक भाई आपका शुक्रिया। फरजान अहमद हैं, लिखते हैं भाई मैं यूपी से हूँ और आप यूपी में कहाँ से हैं। तो फरजान अहमद जी, फराज अहमद जी, बहुत जल्द जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि एक बार 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक बहुत बड़ा पार्टी रखूँगा, उसमें सारी चीज़ें आपके सामने बताऊँगा। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई शक नाम का जो कीड़ा होता है ये रिश्तों को खोखला कर देता है। राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया। एसके हैं, लिखते हैं आप कहानी तो अच्छी सुनाते हैं लेकिन थंबनेल पर झूठ क्यों लिखते हो, वो भी जब वो हो वही लिखो। तो कल के दिन के लिए मैंने माफ़ी चाहा है, बाकी हर थंबनेल ओरिजिनल होता है, कोई कहानी झूठी नहीं होती, कोई कहानी फेक नहीं होती है। हमारे चैनल पर इस तरीके की गारंटी है। डॉक्टर सिद्दीक अहमद लिखते हैं कहानी कुछ और थंबनेल कुछ और, ये क्या समझ नहीं आया। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी कल के लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद अबू जाहिन हैं, लिखते हैं स्टॉप सेइंग टाइम, मैनी टाइम्स आई सजेस्ट यू नॉट से टाइम बट यू आर नॉट लिसनिंग। तो भाई होता क्या है कि कहानी को शुरू करने के लिए टाइम बोलता हूँ तो स्टार्टिंग मिल जाती है, अदरवाइज़ थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बोलता हूँ। वैसे टाइम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। वसीम रज़ा है, लिखते हैं कहानी की हेडिंग देखकर लगता है कि कोई ज़बरदस्त कहानी होगी, फिर वही अंदाज़ घिसी पिटी सब कुछ बकवास, ऐसे हेडिंग लगाकर आप ठगे गए हैं। वसीम रज़ा जी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कल के दिन बाई मिस्टेक हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि प्लानिंग थी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मुकेश शर्मा का, लिखते हैं फालतू की घटिया टुच्ची सी हेडिंग देते हैं आप और आपकी हिम्मत नहीं है कि मेरी कमेंट्स पढ़ सकें, उल्टा लिटाकर इस हेडिंग का इस कहानी में क्या तुक था, अहमियत बताइए। आप फालतू में कहते हैं कि सुझाव दीजिए। तो मुकेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लिखा, और कल मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बाई मिस्टेक वो जो पहले का थंबनेल था लिखा रह गया था, बस फ़ोटो चेंज हो गए थे, तो इस वजह से वो सब कुछ हुआ। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि हर कहानी में वही होता है जो थंबनेल पे होता है। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार, आप कैसे हैं। उसके बाद में एस के डीजे लोनी गाज़ियाबाद से कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।